अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो सा लेक्चर पढ़ना है, जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 2 का, वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ने से पहले आप लोगों को पता है हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया था, जो कि कैरलस लीनियस ने पेश किया था। कैरलस लीनियस ने जो सिस्टम पेश किया था उसमें कुछ फ्लोज जोन से हैं वो रह गए थे। उसने खुद भी उनको ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं कर सका। उसके जाने के बाद, उसकी डेथ के बाद या उसके वर्क के बाद कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के ऊपर काम किया। उन्होंने कैरलस लीनियस की जो सी क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको चेंज करने की या उसमें अमेंडमेंट्स करने की कोशिशें वगैरह की। उनमें सबसे अहम जो नाम हैं वो बेंथम और हुकर के हैं। और भी साइंटिस्ट हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बेस करता है वो सुपरफिशियल करैक्टरिस्टिक्स पर बेस करता है। आप लोगों को पता है सुपरफिशियल करैक्टरिस्टिक्स वो होंगी जो आसानी से ऑब्जर्व की जा सकती हैं। ये दो तरह से हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव जो उनसे करेक्टर है उनको भी हम क्लासिफिकेशन के लिहाज से देख सकते हैं, और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स जो उनसे हैं इनको भी हम देख सकते हैं। इनके लिहाज से भी हम प्लांट की क्लासिफिकेशन जो उनसी है वो कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों के लिहाज से क्लासिफिकेशन करें तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम कौन सा है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें फाइलोजेनेटिक सिस्टम, या आप यूँ समझ लें कि फाइलोजेनी, हिरार्ची, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो से ऑर्गेनिजम्स के दरमियान थे, डिफरेंट प्लांट्स के दरमियान थे, उनको डिस्कस नहीं किया गया। दैट्स वाई इट्स अ नॉन फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एवोल्यूशन को डिस्कस किया जाता है, बट इस सिस्टम के अंदर कोई एवोल्यूशन डिस्कस नहीं हुई। आप देख लें बेसिस में सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिहाज से, दूसरा मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स के लिहाज से या करेक्टर्स के लिहाज से। यहाँ पर चूंकि कोई एवोल्यूशन डिस्कस नहीं की गई, दैट्स वाई दिस सिस्टम इज नॉन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों, दो ऑर्डर्स जोन से हैं वो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल किए गए हैं। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कुछ फैमिलीज जोन सी हैं उनको इकट्ठा करके एक ही ग्रुप में रखा गया, जो कि एक ग्रुप में नहीं आनी थी। बाद में पता चला, बाद की स्टडीज़ से जब मॉडर्न स्टडीज़ आई तो पता चला कि ये जोन सी फैमिलीज हैं इनको एक ग्रुप में नहीं रखा जाना था। देन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जोन सा है वो बेंथम और हुकर ने पेश किया था, और यही जोन से दो साइंटिस्ट हैं इनका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है जब भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की जाती है। देन इसके बाद अगर आप देखो तो हम लोगों ने हिस्ट्री को डिस्कस करना है। हिस्ट्री जोन सी है इसमें जब हम बात करते हैं तो डी कंडोल साइंटिस्ट था, इसने कैरलस लीनियस के आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर काम किया, और उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को उसने चेंज करने की कोशिश की, उसके अंदर अमेंडमेंट्स करने की कोशिश की, चेंजिंग करने की कोशिश की, और इन्होंने थोड़ा बहुत जोन सा नेचुरल सिस्टम के ऊपर काम किया था। देन इनके बाद बर्नार्ड डी जस्सी और लॉरेंट डी जस्से जोन से दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने लीनियस के सिस्टम को मॉडिफाई किया। इन दो साइंटिस्ट ने सीडेड प्लांट और नॉन सीडेड प्लांट्स जोन से थे उनके दरमियान में फ़र्क भी बताया और उनको सेपरेट भी किया। देन इन्होंने डिफ्रेंशिएशन दी बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट। आपको पता है मोनोकोट और डाइकोट एंजियोस्पर्म्स से बिलोंग करते हैं, और मोनोकोट उनको बोलते हैं जिनके अंदर एक कोटिलीडन होता है, डाइकोट उनको बोलते हैं जिनके अंदर दो कोटिलीडन्स होते हैं। ये जो से बर्नार्ड और लॉरेंट थे, इन दोनों ने इनके दरमियान में डिफ्रेंसिएशन भी बताई थी। देन सेकंड साइंटिस्ट जो सा है वो रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन जो सा इसका सबसे अहम कारनामा जो इसने किया था वो ये कि इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। सेकंड जो सा है, इन्होंने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स के दरमियान में फ़र्क बताया था। आप लोगों को पता है कि जिम्नोस्पर्म्स जोन से हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स जोन से हैं वो नेकेड होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स ऐसे सीडेड प्लांट्स होते हैं जिनके सीड जोन से हैं वो इनक्लोज होते हैं। एंजियोस्पर्म में आप आम की एग्जाम्पल ले सकते हो, जिम्नोस्पर्म्स जोन से हैं इनमें आप कॉर्न्स के लिहाज से ले सकते हो। देन इसके बाद अगर आप देखो तो इन सब की स्टडीज़ को, यानी कि इसकी स्टडी को पढ़ने के बाद, और डी कंडोल खसूसन इसकी स्टडी को पढ़ने के बाद, इसके सिस्टम को मॉडिफाई करके बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जोन सा है वो पेश किया, और बेंथम और हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को पब्लिश किया इन जेनरा प्लांटेरम। इस बुक का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। बेंथम और हुकर ने भी कैरलस लीनियस की तरह
अपना काम जो सा है वो पब्लिश करवाया जेनरा प्लांटेरम में, या इनकी डेथ के बाद इनका जो सा काम था वो पब्लिश किया गया जेनरा प्लांटेरम में। देन इसके बाद हम लोग मेरिट्स जो से हैं पढ़ेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने डिस्कस करने हैं मेरिट्स, इसको एडवांटेजेस भी बोल सकते हो, मेरिट्स जो उनसे हैं, या करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। मेरिट्स डिस्कस करने हैं हमने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो सा था ये इतना ज़्यादा नेचुरल नहीं था, बहुत ज़्यादा नेचुरल नहीं था और इजीली वर्केबल था। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का बेटा ये मतलब है कि चूंकि एक्सटर्नल करेक्टर्स को यूज़ किया गया था, सुपरफिशियल जो उनसे करेक्टर्स थे उनको यूज़ किया गया था, और सुपरफिशियल करेक्टर्स को जब यूज़ किया गया तो स्टडी करना जो है वो आसान हो गया, इजीली वर्केबल था, और ये इसीलिए इतना ज़्यादा नेचुरल नहीं था। और यही जो है इसकी मेन गलती भी निकलती है कि इसको चेंज होना चाहिए था थोड़ा सा, इसमें एवोल्यूशन वगैरह को शामिल होना चाहिए था, लेकिन इसमें एवोल्यूशन जो सी है वो शामिल नहीं थी। सेकंड जो सा पॉइंट है वो ये कि ये जो सा सिस्टम है ये अपनी एप्लीकेशन के हवाले से, एप्लीकेशंस के हवाले से, यानी कि जब इसको क्लासिफिकेशन करने के लिए डिफरेंट प्लांट सिस्टम के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो ये अपनी एप्लीकेशंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। चूँकि ये मॉडिफाई है एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल सिस्टम, तो आप इसको समझ सकते हो कि ये उससे ज़्यादा बेहतर है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इससे बेहतर भी जो उनसे क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बाद में पेश किए गए। देन सेकंड पॉइंट जो सा, थर्ड पॉइंट जो सा है वो ये कि ये जो सा है सिस्टम, इसके अंदर हमने फ्री और फ्यूज्ड पेटल्स के हवाले से बात की थी। फ्री पेटल्स जो सी हैं उनको पॉलीपेटली कंडीशन कहते हैं, पॉलीपेटली कंडीशन कहते हैं। जो फ्यूज पेटल्स होती हैं उनको हम गैमोपेटली कंडीशन कहते हैं। अब फ्री पेटल्स क्या होती हैं? जैसे मैंने यहाँ पर पेटल्स बनाई हैं, ये जो सी पेटल्स हैं ये आपको नजर आ रही होंगी, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है, ये वाली। देन आपको ये वाली नजर आ रही होंगी, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हुई हुई है, जुड़ी हुई हैं। तो दीज आर फ्री पेटल्स और पॉलीपेटली कंडीशन, एंड दिस इज गैमोपेटली और फ्यूज पेटल कंडीशन। इन सब के बारे में जो सा है वो बात की थी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ने। देन थर्ड जो सा ग्रुप है मोनोक्लेमेडी। मोनोक्लेमेडी के अंदर हम इनकम्प्लीट फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर्स जो से हैं ऐसे आप बात कर सकते हो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक फ्लावर ऐसा होगा जिसके अंदर सिर्फ मेल पार्ट होगा, जिसको आप स्टेमन कह सकते हो। दूसरा जो सा होगा वो फीमेल फ्लावर होगा जिसके अंदर सिर्फ कार्पल जो सी है वो प्रेजेंट होगी। कार्पल के बारे में आपको पता है कि ये फीमेल पार्ट है। कार्पल को गाइनीशियम के लिहाज से भी देखा जाता है। देन क्लास इसमें अगर आप देखें तो केयरफुल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन ऑफ सीड प्लांट्स जेनरा। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का बेटा ये मतलब है कि यहाँ इस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर सीड प्लांट के जेनरास जोन से थे उनका आपस में कंपैरिजन थोड़ा सा जोन सा है वो स्टडी किया गया, और सीड प्लांट्स जेनरास जोन से हैं उनको अच्छे तरीके से कंपेयर करके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जोन सी हैं वो निकाली गई। देन क्लास अगर आप यहाँ देखो सीड प्लांट्स, जो सीड प्लांट्स हैं उनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज नैरोगैम्स। फिर नैरोगैम्स की टर्म आप लोगों ने याद रखनी है, ये एमसीक्यू में पूछी जाती है कि सीड प्लांट्स जोन से उनको आप कहाँ पढ़ सकते हो। फिर नैरोगैम्स के अंदर आप सीड प्लांट्स को पढ़ सकते हो। देन 202 ऑर्डर्स जोन से हैं वो इस सिस्टम के अंदर पढ़े गए, जिनको आजकल यानी कि मॉडर्न ईरा में या मॉडर्नाइज जोन से क्लासिफिकेशन सिस्टम है उनके अंदर इन ऑर्डर्स को फैमिलीज में चेंज कर दिया गया है। ये बेंथम और हुकर ने ऑर्डर के तौर पर पेश किए थे, लेकिन अब इनको फैमिलीज के तौर पर पढ़ा जाता है। ये जो उनसे ऑर्डर्स हैं जिनको अब फैमिलीज के तौर पर पढ़ा जाता है, ये रेननकुलेसी फैमिली से स्टार्ट होते हैं और ग्रामिनेसी फैमिली के ऊपर जो सा ये ख़त्म होते हैं। देन ये जो सा सिस्टम था दैट वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल ब्रिटिश एम्पायर, पूरे ब्रिटिश एम्पायर ने इसको एक्सेप्ट किया था। देन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो सा है उसने भी इसको एक्सेप्ट किया था, एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज जो सी हैं दूसरी पेरिस वगैरह एंड अदर्स, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया था और इसको बहुत ज़्यादा देर तक अप्लाई भी किया गया। आज भी जो सा है बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं, बहुत से टेक्सोनमिस्ट ऐसे हैं जो इसको इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से यूज़ करते हैं। देन 7 पॉइंट जो इसके मेरिट में आता है वो ये कि
कॉमनवेल्थ कंट्रीज हर्बेरिया। इस लाइन का क्या मतलब है कि जितने भी प्लांट्स को स्टडी किया जाता है उनको सेव किया जाता है इनटू कॉमनवेल्थ कंट्रीज हर्बेरिया। एक हर्बेरियम बनाई जाती है, उसको एक कंट्री में म्यूजियम जो उनका होता है ना, उसमें उस हर्बेरिया को रखा जाता है और उस हर्बेरिया में डिफरेंट प्लांट्स होते हैं जिनको डिफरेंट कंट्रीज के जो से लोग हैं वो स्टडी कर सकते हैं। अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज से क्या मुराद है, जैसे आप लोगों को पता है कि यूरोप जोन सा है वो एक बहुत बड़ा जोन सा है, हिस्सा है जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज जोन सी हैं वो शामिल होती हैं। तो वो डिफरेंट कंट्रीज जोन सी हैं, उनके दरमियान में कोई वीज़ा वगैरह सिस्टम नहीं होता, वो उनके काम तकरीबन साथ साथ ही हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर जोन सा वो काम करते हैं कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज हर्बेरिया एक म्यूजियम बनाते हैं, उसमें ये वाली जोन सी हर्बेरियाज हैं ये रख देते हैं। यूरोप की कंट्रीज़ के जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो इन म्यूजियम में जाकर इन हर्बेरिया की मदद से डिफरेंट प्लांट्स को पढ़ भी सकते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। देन 8 पॉइंट जोन सा है वो ये कि आप लोगों को भी पता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंजिंग्स हुई और फिर उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जोन सा है वो पेश किया गया। देन ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जोन सा है इसने डिफ्रेंसिएशन बताई बिटवीन फिनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। डिफ्रेंसिएशन से क्या मुराद है, फिनेरोगैम्स सीडेड प्लांट्स को बोलते हैं और क्रिप्टोगैम्स जोन से हैं वो नॉन सीडेड प्लांट्स को बोलते हैं। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। देन 10 पॉइंट जोन सा मेरिट का है वो ये कि ये डील करता है मोस्टली एंजियोस्पर्म्स के साथ और ये लार्ज नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जोन सा है उसको कवर करता है। देन क्राइटेरिया जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन वगैरह करने के लिए या डिफरेंट और स्टडीज़ वगैरह करने के लिए वो ये कि सबसे पहले जोन सा है वेजिटेटिव करैक्टर्स को देखा जाता है। व्हाट आर वेजिटेटिव करैक्टर्स, प्लांट अगर देखो तो प्लांट के दो करैक्टर्स होते हैं, वन इज वेजिटेटिव करैक्टर, सेकंड इज रिप्रोडक्टिव करैक्टर, जिसको आप आगे पढ़ोगे। वेजिटेटिव करैक्टर जोन से हैं इसमें आप रूट के बारे में पढ़ते हो, स्टेम के बारे में पढ़ते हो और लीव के बारे में पढ़ते हो। देन इसी के लिहाज से प्लांट हर्ब भी हो सकता है, प्लांट शर्ब भी हो सकता है और प्लांट जोन सा है वो ट्री भी हो सकता है। हर्ब अगर होगा तो हम उसको कहेंगे कि अगर हर्ब है तो नाजुक सा होगा और जो छोटा होगा, इतने बड़े बड़े इसके साइज नहीं होंगे। शर्ब जोन सा है वो दरमियाने साइज का होता है। ट्री जोन से हैं वो 6 फीट या मोर देन 6 फीट जोन से हैं वो हो सकते हैं और इनमें आपको वुड जोन सी है वो नजर आएगी। इनमें ऊपर जो हर्ब्स हैं उनमें वुड नहीं होती। शर्ब जोन से हैं वो इतने ज़्यादा वुडी नहीं होते, कम वुडी होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रीज। देन प्रेजेंस ऑफ पिथ के लिहाज से भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं नेचुरल सिस्टम में। प्रेजेंस ऑफ पिथ का क्या मतलब है कि अगर पिथ प्रेजेंट होगी तो डाइकोट प्लांट हो सकता है, जिम्नोस्पर्म्स हो सकते हैं। अगर पिथ प्रेजेंट नहीं होगी तो मोनोकोट प्लांट हो सकते हैं। अब पिथ के बारे में अगर कोई पूछे कि पिथ क्या होती है तो आपको एंडोडर्मिस से अंदर वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान में एक जगह मिलती है। इस जगह पर जो से सेल्स होते हैं वो मिलकर पिथ बनाते हैं और ये स्पोर्ट वगैरह जो सा है उसका काम कर रहे होते हैं। देन इसके बाद अगर आप देखो तो कैम्बियम के लिहाज से क्लासिफिकेशन हो सकती है। कैम्बियम का वर्ड बेटा जहाँ पे भी आएगा ना तो आपने आंखें बंद करके बताना है कि इस प्लांट में वुड जोन सी है वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कैम्बियम जोन सी प्रेजेंट है तो डाइकोट में प्रेजेंट हो सकती है और जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट हो सकती है। डाइकोट जितने भी आपके फलों वाले प्लांट होते हैं वो सारे के सारे तकरीबन डाइकोट्स के अंदर आते हैं। जैसे आम का दरख्त हो गया, आपको पता है कि आम के दरख्त के अंदर लकड़ी प्रेजेंट होती है, वो इस कैम्बियम की वजह से ही बनती है। देन जिम्नोस्पर्म पाइनस के ट्री, साइकस के ट्री जोन से हैं उनमें भी वुड होती है, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, ये मरी वाले इलाके में मिलते हैं। ये जिम्नो जोन से हैं, इनमें भी कैम्बियम प्रेजेंट होती है और कैम्बियम की वजह से ही इनके अंदर वुड बनती है। कैम्बियम अगर प्रेजेंट नहीं है तो मोनोकोट हो सकता है। देन लीफ वेनेशन के लिहाज से लीफ के अंदर जो वेन्स होती हैं उनके लिहाज से भी क्लासिफिकेशन हो सकती है। अगर पैरेलल वेनेशन है तो इस तरह की होगी। अगर रेटिकुलेट जाल की तरह की है वेन की अरेंजमेंट तो हम उसको क्या कहेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। देन इसके अलावा अगर आप देखो तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ और लीव्स या अरेंजमेंट ऑफ लीफ के लिहाज से, जिसको आप फाइलोटैक्सी भी बोलते हैं, उसके लिहाज से भी क्लासिफिकेशन जो सी है वो की जा सकती है। देन मेरिट का अगला पॉइंट अगर हम देखें तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्राइटेरिया दो तरह से होते हैं। वेजिटेटिव करैक्टर्स हो सकते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव करैक्टर्स हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव करैक्टर्स के लिहाज से अगर आप देखो तो रिप्रोडक्टिव करैक्टर्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो सा है वो फ्लावर होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो सा है वो क्या होता है,
है, फ्लावर होता है। फ्लावर के जो से पार्ट हैं वो कैलिक्स भी होता है, करोला भी होता है, एंड सो ऑन। आप आगे पढ़ोगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फीमेल पार्ट है, स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है। कार्पल के घेरे को आप बोलते हो कि ये गाइनीशियम है, स्टेमन के घेरे को बोलते हो कि ये एंड्रोशियम है। देन करोला जो सा है उसमें पेटल्स को देखा जाता है, कैलिक्स में सेपल्स को देखा जाता है। पेरियंथ कंडीशन के लिहाज से क्लासिफिकेशन की जाती है। पेरियंथ का मतलब है कैलिक्स क्रोला में अगर डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी या ये दोनों एब्सेंट होंगे तो इस कंडीशन को आप कहते हो कि ये क्या है, पेरियंथ कंडीशन। देन इसके बाद जो पॉइंट मेरिट्स में डिस्कस किया गया कि मोनोकोट जोन से हैं जब भी उनको पढ़ा जाता था तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ ओवरी के लिहाज से पढ़ा जाता था या पेरियंथ के हवाले से पढ़ा जाता था। पेरियंथ को हम डिस्कस कर चुके हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ओवरी को भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो सी कंडीशन है ये हाइपोगाइनस कंडीशन हो सकती है, सुपीरियर ओवरी वाली, एपिगाइनस इंफीरियर ओवरी वाली, और पेरिगाइनस जोन सी है दैट लुक लाइक सुपीरियर ओवरी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डायग्राम्स बना दी हैं। यहाँ पर आप अगर देखो तो सबसे ऊपर से ओवरी बन रही है, यहाँ अगर देखो तो सबसे नीचे से ओवरी बन रही है। अगर ओवरी सबसे ऊपर से बनेगी, ये स्टेमन है, ये पेटल्स हैं, ये कैलिक्स है, ये सब नीचे से बन रहे हैं, लेकिन ये ओवरी जोन से ऊपर से बन रही है, तो इस कंडीशन को आप कहते हो कि ये क्या है, सुपीरियर ओवरी, और इसको हम बोटेनिकल टर्म में क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस ओवरी। देन एपिगाइनस अगर आप देखो तो ओवरी सबसे नीचे से बन रही है, दैट्स वाई इट्स इंफीरियर ओवरी, और इस कंडीशन को बोटेनिकल टर्म में हम क्या कहते हैं, एपिगाइनस। गाइनस की टर्म जो सी है वो फीमेल पार्ट के लिए यूज़ की जाती है। देन यहाँ पे मैंने एक कार्पल का स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो कार्पल थी इसका स्ट्रक्चर बनाया है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये फीमेल पार्ट है जिसको गाइनीशियम भी बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने डीमेरिट्स को डिस्कस करना है। मेरिट्स हम पढ़ चुके हैं। डीमेरिट्स जो से हैं इनमें अगर आप देखो तो वो कौन से फ्लॉज थे जिसकी वजह से इस सिस्टम को चेंज करके मॉडर्न सिस्टम बनाया गया, या फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो सा है वो बनाया गया। आगे आप फाइलोजेनेटिक सिस्टम भी पढ़ोगे और मॉडर्न सिस्टम भी पढ़ोगे, तो उसमें आप देखोगे कि ये जो सा सिस्टम है, जो आप पहले दो सिस्टम पढ़ चुके हो, इनमें काफ़ी जो सी चेंजिंग्स होने के बाद वो सिस्टम बने थे। अब यहाँ पर डिमेरिट्स में हम सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे वो ये कि नॉट अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम नहीं है। फाइलोजेनी मीन हिरार्ची को पढ़ना, एवोल्यूशन को पढ़ना, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ना, ये चीज़ें जो सी हैं वो इस सिस्टम के अंदर नहीं बताई गई। ये इसका मेन फ्लो है, मेन जो सी है ना, इसके अंदर एक डीमेरिट है जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट किया गया, या आजकल के बहुत से जो से टैक्सोनमिस्ट हैं वो इसको यूज़ नहीं करते। कुछ करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते। देन नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी टैक्सोनमिस्ट, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। देन थर्ड पॉइंट, हैव मैनी अनरिलेटेड ग्रुप। हर अनरिलेटेड ग्रुप रखने का क्या मतलब है कि क्योंकि एवोल्यूशन को स्टडी नहीं किया गया, रिलेटेडनेस को नहीं बताया गया, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को नहीं बताया गया, तो बहुत से ऐसे ग्रुप्स जो से हैं वो एक ग्रुप में रख दिए गए जिनको एक ग्रुप में नहीं आना चाहिए था, या बहुत से ग्रुप्स अलग-अलग डिफरेंट दूर दूर रख दिए गए, डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिए गए जिनको एक ही ग्रुप में आना था। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है, दैट इज मोनोक्लेमेडी। मोनोक्लेमेडी जो सी है इसकी एफिनिटीज जो सी हैं वो बनती थी ऐसे ऑर्डर्स के साथ जिनके अंदर बाइसीरिएट पेरियंथ पाई जाती है। बाइसीरिएट पेरियंथ जो सी है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो सी है इसको, इसके ऑर्डर को इनके साथ डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन इसको डिफरेंट तरह से क्लासीफाई किया गया जो कि क्लासिफिकेशन इसकी गलत थी। देन प्लेस्ड सम ग्रुप्स फॉर कन्वीनियंस। इस सिस्टम में कुछ जो से ग्रुप्स थे उनको अपनी कन्वीनियंस के लिए ग्रुपिंग की गई। ग्रुपिंग का मकसद ये नहीं था कि आप उसकी क्लासिफिकेशन करें, बस ये कि आसानी के लिए ग्रुपिंग जोन सी है वो कर दी, जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम्स जोन सी हैं वो देखने में आई। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, सीड प्लांट्स जोन से हैं उनकी क्लासिफिकेशन इस तरह से की गई कि डाइकोट को पहले पढ़ा गया, मोनोकोट को आखिर में, और इन दोनों के दरमियान में जिम्नोस्पर्म्स को रखा गया सिर्फ आसानी के लिए। वरना आप जिम्नोस्पर्म पहले पढ़ोगे, फिर आप एंजियोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म के अंदर आप डाइकोट और मोनोकोट को आजकल पढ़ते हो, लेकिन इन्होंने इस तरह से नहीं किया था।
ये सिस्टम जो सा है ये बेस करता है मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स के ऊपर। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स के ऊपर चूंकि बेस करता है, ये इसकी डीमेरिट में आता है, और यही डीमेरिट आप लोगों ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी पढ़ा था, इसीलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत जो सी है वो पेश आई। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स के ऊपर सिर्फ बात की गई, ना एनाटमी की बात की गई, ना ही जेनेटिक्स की बात की गई, ना साइटोलॉजी की बात की गई, ना फाइटोजियोग्राफी की बात की गई, ना एवोल्यूशन की बात की गई, जिसकी वजह से इन क्लासिफिकेशन सिस्टम में लूप होल जोन से हैं वो देखने में आए, आर्टिफिशियल में भी और नेचुरल में भी, क्योंकि ये बेस जोन सी है ये दोनों की थी। देन इसके बाद अगर आप देखो तो सिलिसिनेसी एक फैमिली है और एक क्यूपिलीफेरी जोन सी है वो फैमिली है। यहाँ पर जोन सा है ये दोनों की ग्रुपिंग जोन सी है वो सही तरीके से नहीं की गई। ये अगर आप इनको अच्छे से पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल फैमिलीज़ हैं। इनके अंदर जितने प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं, और उनकी रिजेम्बलेंस जोन सी है वो ज़्यादातर उन प्लांट्स हैं जो अब दुनिया में नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए हुए हैं। तो इनको जब पढ़ा गया या इनकी क्लासिफिकेशन पेंथम एंड हुकर ने की तो उन्होंने गलत कर दी, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ा गया था, जीन्स के बारे में नहीं पढ़ा गया था, एवोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ा गया था, जिसकी वजह से इनकी ग्रुपिंग जोन सी है वो ख़राब हो गई। अगर इन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता तो इनकी ग्रुपिंग जोन सी है वो सही करने में हेल्प मिल सकती थी। देन 7 पॉइंट जोन सा है वो प्लेसमेंट के लिहाज से स्टडी किया गया कि कुछ प्लांट जोन से थे वो पोलीपेटेली कंडीशन थी, इंफीरियर ओवरी की कंडीशन थी, कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनके अंदर गैमोपेटेली की कंडीशन थी या सुपीरियर ओवरी की कंडीशन थी। जब इनको प्लेस किया गया तो इंफीरियर ओवरी वाले प्लांट को पहले प्लेस किया गया, बाद में पोलीपेटेली वाले को किया गया, यानी कि पहले जो सा करेक्टर देखा गया वो इंफीरियर ओवरी का, देन पोलीपेटेली का, देन इसके बाद सुपीरियर ओवरी का, और सुपीरियर ओवरी से बाद जो सा है वो गैमोपेटेली का जो सा करेक्टर है उसके लिहाज से प्लांट की प्लेसमेंट जोन सी है वो डिफरेंट ग्रुप्स में की गई। देन मोनोकोट जोन से हैं उसका ट्रीटमेंट इतना प्रॉपर नहीं था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के हवाले से। इसमें क्या गलती थी कि मोनोकोट जोन से हैं उनको पेरियंट के हवाले से या फिर प्लेसमेंट और ओवरी के लिहाज से डिस्कस तो बहुत ज़्यादा किया गया, कोई कंपैरेटिव स्टडी वगैरह नहीं की गई, जिसकी वजह से इसकी जोन सी प्लेसमेंट थी डिफरेंट क्लासिफिकेशन वाले ग्रुप्स में वो सही नहीं हो पाई। ये भी इसका एक मेन फ्लॉ था। देन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आखिरी पॉइंट जो यहाँ पर स्टडी करना है और जो बहुत अहम है वो ये कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में स्कीम किस तरह से दी गई। क्लासिफिकेशन स्कीम की जब हम बात करते हैं तो बेंथम एंड हुकर ने बताया कि हम ग्रुप्स बनाएंगे, ग्रुप्स को हम चेंज करेंगे, सब ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स जो उनसे हैं उनको हम डिवाइड करेंगे डिवीजन्स के अंदर, डिवीजन्स को सीरीज को कोहॉर्ट्स को ऑर्डर्स को क्लासेस, और क्लासेस को सब क्लासेस में। ये जो सी क्लासिफिकेशन स्कीम दी गई है सीड प्लांट्स या फिर स्पर्मेटोफाइट्स जो उनसे थे उनके लिए दी गई, स्पर्मेटोफाइट्स के लिए और सीड प्लांट्स के लिए इसको पढ़ा गया। इसी के लिहाज से अगर हम देखें तो सीरीज जोन सी हैं वो 21 सीरीज पढ़ी गई, कोहॉर्ट्स 25 बनाए गए, 202 ऑर्डर्स बनाए गए, और 3 क्लासेस और 3 सब क्लासेस जोन सी हैं वो बनाई गई। इनके मुताबिक अगर आप देखो तो हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था कि इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक इन्होंने डाइकोट जोन से थे उनको पहले और मोनोकोट को आखिर में, और इन दोनों के दरमियान में जिम्नोस्पर्म्स को जोन सा है वो पढ़ा था, जो कि इसका एक डीमेरिट भी है। स्कीम में भी हम चूंकि इसी को पढ़ेंगे और इसके लिहाज से जो सा है वो क्लासिफिकेशन वगैरह की गई। देन क्लास जो हमारा लास्ट पार्ट है जिसको आपकी बुक में लाइंस में उन्होंने बताया हुआ है उसको मैंने थोड़ा सा फ्लो चार्ट की सूरत में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप देख रहे हो स्पर्मेटोफाइट्स जोन से हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। स्पर्मेटोफाइट्स जोन से इनको 2 ग्रुप्स में पढ़ा जाता है, 1 आर एंजियोस्पर्मी ग्रुप एंजियोस्पर्मी, सेकंड आर ग्रुप जिम्नोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी को पहले देख लेते हैं फिर उसके बाद हम जिम्नोस्पर्मी को देखेंगे। एंजियोस्पर्मी जोन से हैं इनमें 2 सब ग्रुप होते हैं, 3 जोन से हैं डिवीजन हैं। इन 3 डिवीजन्स की आगे से आपको सीरीज जोन सी हैं वो नज़र आ रही हैं। इनके अंदर 5 कोहॉर्ट हैं, देन 10 कोहॉर्ट, और यानी कि 15 कोहॉर्ट इसके अंदर आ जाते हैं, और इतने ये 202 ऑर्डर्स जोन से हैं वो इसके अंदर पढ़े जाते हैं। यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिसकी डिस्कशन हम करेंगे वो होगा ग्रुप एंजियोस्पर्मी। ग्रुप एंजियोस्पर्मी जोन सा है इसमें 2 सब ग्रुप्स को स्टडी किया जाता है, 1 इज़ डाइकोटिलिडन्स एंड सेकेंड इज सब ग्रुप मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स में हम तमाम उन प्लांट्स को पढ़ते हैं जिनके अंदर 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। देन
ये शब्स भी हो सकती हैं, हर्ब्स भी हो सकते हैं और ट्रीज भी हो सकते हैं। देन पिथ इनके अंदर प्रेजेंट होती है, कैम्बियम भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन जिसकी हमने पहले बात की थी, इनके पत्तों के अंदर जाल बना होता है वेन्स का, रेटिकुलेट वेनेशन इस चीज़ को कहते हैं। देन इनके अंदर अरेंज्ड वेस्कुलर बंडल जोन से हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर आप देखो तो सब ग्रुप मोनोकोटिलिडन्स के आपको कुछ करेक्टर्स नजर आएंगे। सब ग्रुप मोनोकोटिलिडन्स जोन से हैं, ये हर्ब्स होते हैं तकरीबन सारे के सारे। और पिथ इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, कैम्बियम भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इनके अंदर वुड प्रेजेंट नहीं होती। इनके अंदर स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। स्कैटर्ड का मतलब है वेस्कुलर बंडल जोन से हैं वो बिखरे हुए होते हैं। पैरेलल वेनेशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है और इनके अंदर वन कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। डाइकोटिलिडन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो, डाइकोट इसको मोनोकोटिलिडन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वन जोन सा है इनके अंदर कोटिलिडन प्रेजेंट। देन क्लास इसमें अगर आप डाइकोटिलिडन्स को देखो, सब ग्रुप डाइकोटिलिडन्स जोन सा है, इसके अंदर 3 डिवीजन्स जोन सी हैं वो पढ़ी जाती हैं। डिवीजन पोलीपेटली, डिवीजन गैमोपेटली, डिवीजन मोनोक्लेमेडी। डिवीजन पोलीपेटली के अंदर हम तमाम उन प्लांट्स को रखते हैं जिनके अंदर फ्री पेटल्स होती हैं। इसकी आगे से 3 सीरीज हैं, थैलेमिफेरी, डिस्कीफिलेरी जोन से हैं, इनके अंदर डिस्क लाइक फ्लावर्स जोन से हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कैल्सीफिलेरी जोन से हैं, ये तीसरी सीरीज है। इस सीरीज के अंदर 5 कोहॉर्ट और 5 कोहॉर्ट के अंदर 33 ऑर्डर जोन से हैं वो पढ़े जाते हैं। देन हमारी जोन सी सेकेंड डिवीजन है दैट इज गैमोपेटली। गैमोपेटली में हम तमाम उन प्लांट्स को पढ़ते हैं जिनकी पेटल्स जोन सी हैं वो फ्यूज की होती हैं। इनके अंदर भी हम 3 सीरीज को पढ़ते हैं, एक इन्फेरी, सेकेंड हेट्रोमेरी और जो सा लास्ट है दैट इज बाइकार्पिलेटी। बाइकार्पिलेटी जो सी है उन इसमें हम तमाम उन प्लांट्स को पढ़ते हैं जिसमें 2 कार्पल्स प्रेजेंट होती हैं। देन इन 3 सीरीज की 10 कोहॉर्ट्स हैं और 42 जोन से हैं इनके ऑर्डर्स हैं। देन लास्ट में जोन सी इसकी थर्ड डिवीजन है डाइकोटिलिडन्स ग्रुप की, वो है मोनोक्लेमेडी। मोनोक्लेमेडी में हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपने याद रखना है हमने किन फ्लावर्स को पढ़ना है जो कि यूनिसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को हमने पढ़ना है। इनकी 6 सीरीज होती हैं, 1 2 3 4 5 6 सीरीज, 6 सीरीज होती हैं। कर्व एम्ब्री, मल्टी ओव्यूलेटी का मतलब है इसके अंदर ओव्यूल्स ज़्यादा सारे होते हैं। डफनेलिस, देन माइक्रो एम्ब्री माइक्रो के लिहाज से छोटा एम्ब्री उसके अंदर प्रेजेंट होता है। एक लेमेडी या एक लेमेडोस्पोरी जोन सा है हम इसके अंदर पढ़ते हैं। देन यूनिसेक्सुअलिस जोन सी है वो इसके अंदर पढ़ी जाती है। यूनिसेक्सुअलिस के अंदर हम तमाम उन फ्लावर्स को पढ़ते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। देन इस सीरीज में 33 ऑर्डर जोन से हैं वो शामिल होते हैं। देन क्लास इसके बाद हम सब ग्रुप मोनोकोटिलिडन्स जोन सा है उसको स्टडी करेंगे। मोनोकोटिलिडन्स जोन से हैं, इनमें हम पढ़ते हैं आगे इन डिवीजन्स को। ये सारी जोन सी हैं, ये डिवीजन्स हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं ऑरेंज मार्कर से। डिवीजन्स जोन सी हैं इनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। डिवीजन्स सबसे पहले जोन सी डिवीजन हमने मोनोकोटिलिडन्स की पढ़नी है वो है माइक्रोस्पर्मी। देन एपिगाइनी में हम तमाम उन प्लांट्स को पढ़ते हैं जिनके अंदर एपिगाइनस कंडीशन प्रेजेंट होती है, इन्फीरियर ओवरी वाली। देन इसके बाद हम कैल्सीनेसी के बारे में पढ़ते हैं, न्यूडीफ्लोरी के बारे में पढ़ते हैं, एपोकार्पी के बारे में पढ़ते हैं और ग्लूमेसी के बारे में पढ़ते हैं। और क्रोनारिएसी जोन सी है, क्रोनारिएसी इसमें क्रोना प्रेजेंट होता है। क्रोना की टर्म आप आगे जाके पढ़ोगे। ये प्लांट की फ्लावर की टर्म है, फ्लावर की अरेंजमेंट की टर्म है, उसके लिहाज से इसको पढ़ा जाता है। देन इसके बाद जोन सा है हम लोग ग्रुप सेकंड ग्रुप है जिम्नोस्पर्मी का उसको देखते हैं। सेकंड ग्रुप जो जिम्नोस्पर्मी का, इनमें तमाम उन प्लांट्स को रखा जाता है जिनमें ट्रीज ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, कैम्बियम प्रेजेंट होती है, लीफ नीडल लाइक होते हैं। जो भी ट्री प्रेजेंट होते हैं वो रेजिनस होते हैं। रेजिन एक मटेरियल होता है जो इन प्लांट के ट्रंक या वुड से हासिल किया जाता है। और इसके अलावा इनमें कॉन्स प्रेजेंट होती हैं, नेकेड सीटेड होते हैं, शर्ब्स होते हैं मोस्टली, और इनके अंदर कैम्बियम जोन से वो प्रेजेंट होती है, इसलिए इनके अंदर वुड बनती है और इनको ट्री बोलते हैं। इनमें 3 आप क्लासेस पढ़ते हो, वन इज निटेसी, देन कॉनिफेरी और साइकिडेसी। ये कॉनिफेरी जोन से हैं, इसमें आप कॉनिफर्स के बारे में पढ़ते हो, स्नोबर के जोन से दरख्त होते हैं उनके बारे में। साइकिडेसी ये बड़ा सिंपल सा ग्रुप है। और निटेसी जोन सा ये सबसे जोन सा जिसे कहते हैं ना आप
मॉडर्न ग्रुप, वो इसके अंदर जो सा है वो पढ़ा जाता है। बुक से भी देख लें, देन स्टूडेंट्स बुक से भी देख लें आप लोग। हम लोगों ने आज जो सा सिस्टम पढ़ा है वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। मैंने आप लोगों को जो इंट्रो बताया वो इधर से बताया है और इधर से बताया है, और जो सेकंड जो सी मैंने हिस्ट्री बताई है आप लोगों को, वो मैंने 1 2 3 4 इन चारों को मिलाकर आप लोगों को बताइए। देन जो आगे आप चीज़ें देखोगे, जो आप मेरिट्स वगैरह देख रहे हो, वो मैंने इधर से आप लोगों को बताए हैं। और लास्ट में जो सी स्कीम है, जो सी मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले लास्ट में आपको बताई है, लास्ट स्लाइड जो वीडियो जो मैंने आपको बताई है ना, वो इसके बारे में है, सारी इनके बारे में। तो आप लोगों ने इन्हीं को मिलाकर जो सा है अपना लेक्चर जो सा है उसको पूरा करना है, और इन्हीं के लिहाज से आप लोगों ने असाइनमेंट भी बनानी है।